कोलिजन के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, थोड़ा सा टॉपिक का रिवीजन, सिर्फ बहुत छोटा, और उसके बाद 8-10 क्वेश्चंस के थ्रू हम कोलिजन के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। कैसे कोलिजन के चैप्टर को, कोलिजन के जितने क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं उनको किस तरह देखना है, किस तरह करना है, और उनके बेसिक कंसेप्ट्स का रिवीजन आज के दिन 7-8 सवालों के थ्रू हम करेंगे। पर एक सवाल तो बन ही जाता है पेपर में। तो कोलिजन की स्टार्ट करते हैं। ये 2 बॉडीज़ दिखाई जा रही हैं, आप देखें, ये 2 बॉडीज़ हैं आपके सामने, और 2 बॉडीज़ किसी वेलोसिटी से चल रही थी और आपस में कोलाइड कर गई। यहाँ पर 2 टर्म डिफाइन किए जाते हैं, एक है लाइन ऑफ मोशन और एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इन दोनों लाइनों में, इन दोनों बातों में क्या अंतर है और ये कैसे डिफाइन की जाती हैं? बेसिकली कोई बॉडी जिस दिशा में चल रही है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं उस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिस दिशा में है, जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। और जब 2 बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो जिस जगह से वो कांटेक्ट में आती हैं, उस कांटेक्ट वाले पॉइंट पर दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस कॉमन टेंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। इस नॉर्मल को हम लोग बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। तो जो कॉमन नॉर्मल है, इसी दिशा में दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होंगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये कॉमन नॉर्मल जो है, ये कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाती है। तो लाइन ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और कांटेक्ट होने पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाती है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट को कैसे पहचान सकते हैं? कॉमन नॉर्मल लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी। दूसरा कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसी जगह पर मेरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगी है, यानी इन दोनों ने आपस में फोर्स इसी कॉमन नॉर्मल पे यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे फोर्स लगाई है, तो दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। अच्छा, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा, यानी कि मोमेंटम का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट चेंज नहीं होगा, यानी कि एक कॉमन जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, उसके पीछे हमें पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। पूरी डेरिवेशन जानने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो जो ये दोनों चीज़ें लिखी जा रही हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लिखी जा रही। ध्यान रखें कि दोनों ही बातें जो लिखी जाएंगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखी जाएंगी। फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पर E बराबर अगर 1 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन होल्ड करती हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और ऐसा कुछ इससे बन जाता है। E बराबर 0 होने पर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होता है, मोमेंटम ज़रूर कंजर्व होता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और v1 बराबर v2 रहता है। सिंपल, बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। यहाँ से कुछ अच्छी बातें कि अगर E की वैल्यू लिखी जा रही है अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो जो वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही आएगा, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक अच्छा सवाल लगाते हैं। सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है कि मेरे पास एक वॉल है, वॉल के सामने किसी सेपरेशन D पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं किसी वेलोसिटी u से किसी एंगल अल्फ़ा पे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये टकराकर दीवार पे टकराएगा, B पॉइंट पे मान लो टकरा रहा है, और टकराने के बाद रीबाउंड हो रहा है, और रीबाउंड होने के बाद उसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर दोबारा से गिर जाता है। हम किसी u वेलोसिटी से अल्फ़ा एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और वो टकराने के बाद वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे गिर जाता है। इस जगह पर जो वॉल B के साथ कोलिजन हुआ है, इस कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको हमने E बोला। अगर ऐसा है तो ये प्रूव करो। देन प्रूफ, क्या प्रूव करना है? कि u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू GD
डी जो है वो बीच की दूरी है, 1+1/e। ये इक्वेशन होल्ड करेगी अगर जो कंडीशन बोली गई है वो सच है तो। फॉर द गिवन कंडीशन दिस इक्वेशन होल्ड्स। तो आओ भाई लगाएं सवाल को, बड़ा आसान है, सिंपल है। देखो एक बात समझना कि जो ये टक्कर हो रही है, इस टक्कर में जब बॉल यहाँ पर आई होगी तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनी होगी? परपेंडिकुलर टू वॉल, यानी कि हॉरिजॉन्टल। यानी कि जितनी भी वेलोसिटीज़ में चेंज आया होगा वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया होगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज नहीं आया वेलोसिटी की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो थी वो वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करती थी, और वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है कोलिजन के दौरान भी। तो इसका मतलब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin α/g, जो कि प्रोजेक्टाइल में होता था, बिल्कुल वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा। बड़ा आसान है। अच्छा एक बात और, कि सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बदली है, वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उसको u cos अल्फ़ा, और आफ्टर कोलिजन क्या लिखेंगे? e टाइम्स u cos अल्फ़ा। अच्छा e टाइम्स u cos अल्फ़ा कैसे लिखा? क्योंकि जो हमारी वॉल है वो तो हिली नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज है वो सिर्फ बॉल की वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है ना? अब देखो कि यहाँ से कलर चेंज करें, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल से देखता हूँ। यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस चले, और यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो d डिस्टेंस आए हॉरिजॉन्टल में। ठीक, तो गौर से देखो जाते समय कितना समय लगा, t1। डिस्टेंस चले हैं d और वेलोसिटी थी u cos अल्फ़ा। आते समय टाइम लगा t2, डिस्टेंस चले d, x एक्सिस की बात हो रही है, और वेलोसिटी थी eu cos अल्फ़ा। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। तो जो टोटल टाइम है वो कितना है? वो t1 + t2 है, और जो t1 + t2 है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। लिख लेते हैं, देखो t1 + t2 मस्ट बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखें? d/u cos अल्फ़ा प्लस d/e टाइम्स u cos अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 2u sin α/g। अब यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, u cos अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/e बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2u sin α/g। उसके बाद u cos अल्फ़ा को ऊपर भेज दो और g को ऊपर भेज दो, तो आ गया g × d 1 + 1/e, दैट इज इक्वल टू 2u sin अल्फ़ा, और फिर u है तो u² भी हो गया cos अल्फ़ा। गौर से देखो 2 × sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये वैल्यू जो है वो sin 2 अल्फ़ा की बन गई, तो हमने लिखा है u² sin 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे है g × d 1 + 1/e, और यही हमें प्रूव करना था कि u² sin 2 अल्फ़ा जो है वो gd 1 + 1/e के बराबर है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, और सोच समझ के करोगे तो ज़रूर लग जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सीलिंग, and after rebounding twice
2 बार रिबाउंड होने के बाद फ्रॉम द फ्लोर द बॉल रीचेस at a height h/2। कितनी हाइट? h/2। h क्या है? बेसिकली ये ग्राउंड है, ये फ्लोर है, ये सीलिंग है। सीलिंग से ड्रॉप किया, टक्कर हुई, फिर ये ऊपर तक गया, फिर टक्कर हुई, फिर यहाँ तक गया, और ये जो हाइट सेकेंड टाइम अचीव करी ये h/2 है, जहाँ प्रोवाइडेड है कि जो h है वो सीलिंग की हाइट है। ठीक है, सवाल में प्रूव करना है, प्रूव दैट e इज़ √1/2। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि जो e की वैल्यू है वो 1/2 का रूट है। कोई बात नहीं, 2 बार टक्कर हुई है। देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। आओ देखो, जब यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। पहली बार जब टक्कर होने वाली थी तो पहली बार बिफोर द टक्कर जो वेलोसिटी रही होगी वो √2gh रही होगी। ठीक है ना। और पहले इम्पैक्ट के बाद ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी गेन करी होगी, भाई ये सीलिंग है, ये फ्लोर है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुए तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो √2gh है, और जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स √2gh है। ठीक है, अब ये ऊपर गया और फिर ये कहीं रुका होगा, कहीं रुकने के बाद ये फिर वापस आया होगा, और जस्ट बिफोर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी होगी वो e टाइम्स √2gh होगी एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, और टक्कर के बाद जस्ट बिफोर सेकेंड टक्कर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो फिर से e टाइम्स हो जाएगी, यानी कि e² √2gh, और फिर यहाँ से इस वेलोसिटी से ये जितनी हाइट को अचीव करेगा वो h/2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल मेरा ग्राउंड से जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो इस वेलोसिटी से हो रहा है और h/2 तक वो जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो गौर से, किसी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो जो वो h मैक्स गेन करता है उसका फॉर्मूला होता है u²/2g। h मैक्स को बोला जा रहा है h/2 और 2g को नीचे 2g ही लिख देना चाहिए, और मेरे पार्टिकल के प्रोजेक्शन की स्पीड तो ये है, तो u² की जगह लिखना चाहिए e⁴, और वो स्क्वायर होकर के रूट हट जाएगा तो लिखेंगे 2gh, तो 2g और 2g कट जाएगा, h से h कट जाएगा। यहाँ से पता चलेगा e⁴ जो है वो 1/2 है, और e की जो वैल्यू है वो 1/2 का 4th रूट है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा गलत दे दिया, ये 4th रूट है भाई। ठीक है, ये 4th रूट है, सॉल्व करने पे 4th रूट आया, प्रूव हो गया। इस तरह के सवाल आ सकते हैं और बड़े आसान होते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट से इस्तेमाल करने, ई की वैल्यू का ठीक ठाक से इस्तेमाल करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या है, पेज ही बदल देते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स आर अप्रोचिंग towards each other एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं।
ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक भाई, पहले वाले की 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले की 4 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन देम। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक है, और ऐसा होने पर जो उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी उनके बारे में आप कमेंट करिए कितनी हो जाएंगी। कैसे निकाला जाए? तो ये सवाल 1 मिनट के होते हैं, ये बड़े सवाल नहीं हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर बोला गया है 2 आइडेंटिकल बॉल्स। जब भी कभी 2 आइडेंटिकल बॉल्स टकराती हैं, आइडेंटिकल का मतलब मासेस बराबर, ठीक है ना। एक m मास की बॉल है, इस तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, एक m मास की बॉल है, इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। और जब भी कभी 2 बॉडीज़ के मासेस बराबर हो और वो हेड ऑन कोलिजन करें, हेड ऑन कोलिजन में 2 इक्वल मासेस की बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाती है। मतलब ये वाली बॉडी इधर जाने लग जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाली बॉडी इधर जाने लग जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटीज़ विल बी एक्सचेंज्ड। और ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे को ये फैक्ट याद नहीं है, ये स्पेशल केस याद नहीं है, तो बच्चा सवाल लगाएगा, 5-7 मिनट तो लगते हैं 2 इक्वेशन सॉल्व करने में। काइनेटिक एनर्जी और ई की इक्वेशन सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे, और वो 2 मिनट लगाने के बाद, 4 मिनट लगाने के बाद वो आंसर निकालेगा। जिसको ये फैक्ट याद है वो 1 मिनट में निकालेगा। बस इतनी सी बात होती है इस पूरे केस में, ये याद रखना है फैक्ट। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अ बॉल ऑफ मास m at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. ठीक, the kinetic energy of the ball after collision, the kinetic energy of the ball after collision is 3/4 of initial. Find E. इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सवाल इस कैटेगरी पे आते हैं पेपर में, इम्पॉर्टेंट है ये। क्या करें भाई? देखो, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता और हेड ऑन कोलिजन होता तो एक पार्टिकल रुका हुआ है और एक पार्टिकल पीछे से आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि जो पीछे से आ रहा है वो टकराने के बाद रुक जाता और आगे वाला उसी वेलोसिटी से चलने लगता जिस वेलोसिटी से पीछे वाले ने अप्रोच किया था। लेकिन क्योंकि अब ऐसा है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, कंजर्व नहीं है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज नहीं होंगी। बिफोर कोलिजन क्या सीन है वो ऐसे देखें, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से आ रहा है, m मास का पार्टिकल रुका हुआ है। आफ्टर कोलिजन क्या केस हो गया, वही m मास का पार्टिकल v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये m मास का पार्टिकल जो आगे था वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, ये बिफोर कोलिजन और ये सीन आफ्टर कोलिजन, ऐसा है। तो चलो एक काम करो, कोलिजन वगैरह के कुछ केसेस लगाओ, देखो क्या लिख सकते हो।
V1 की वैल्यू लिखो। V1 की वैल्यू लिखोगे 1 + E/2 इंटू V, और यहाँ से V2 की जो वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे 1 - E/2 इंटू V। ठीक, ये E के टर्म से ही लिखा हुआ और कुछ नहीं किया है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं लेना कोई भी। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, K फाइनल, वो 3/4 ऑफ K इनिशियल है, यानी कि हाफ M V1² प्लस हाफ M V2², और ये वैल्यू होगी 3/4 ऑफ हाफ M V² की। ठीक है ना। अब तुम्हारे पास V1 की वैल्यू है, तुम्हारे पास V2 की वैल्यू है। V1 की वैल्यू को यहाँ पुट करें, V2 की वैल्यू को यहाँ पुट करें, और यहाँ पुट करने के बाद बस ख़त्म, आंसर सॉल्व भी तो करना है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/√2 निकल के आएगी। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बेसिकली V1 V2 की वैल्यू निकाल के काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में डाल दिया। बेसिकली दो कंडीशंस दी ही इसीलिए जाती है कि एक कंडीशन से कोई डेटा कलेक्ट कर लीजिए और दूसरी कंडीशन में डाल दीजिए ताकि आपका आंसर आ जाए। पूरा सवाल बस इतने के लिए ही होता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अब कोई और सवाल सोचें, चलो सोच लेते हैं कोई अच्छा सवाल। कह रहा है कि 2 इक्वल स्फीयर्स ऑफ मास m आर इन कॉन्टैक्ट। लिख देता हूँ क्वेश्चन को पूरा। टू इक्वल spheres of mass m are in contact on a smooth horizontal table. A third identical sphere impinges symmetrically ठीक on them and is reduced to rest प्रूव करो कि E की वैल्यू 2/3 है। प्रूव करो कि E की वैल्यू 2/3 है। चलो क्या कह रहा है उस बात को समझे। दो इक्वल स्फीयर्स हैं, मास m के कांटेक्ट में है, तो दो स्फीयर्स बना लेते हैं। ये कोलिजन का सवाल हो गया है 2D के अंदर, है ना, 1D नहीं रह गया अब। ये दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हमने आइडेंटिकल स्फीयर्स बना लिए और वो भी कांटेक्ट में भी कर लिया। एक थर्ड स्फीयर है जो इनको बिल्कुल सिमेट्रिकली आकर के इनसे टकराता है। सिमेट्रिकली टकराने का मतलब ऐसे, ये वाला स्फीयर जो था ये पहले किसी वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक, और मान लो कि u वेलोसिटी से आ रहा था। टकराएगा तो कॉमन नॉर्मल यहाँ बनेगी और इसकी कॉमन नॉर्मल यहाँ बनेगी, और जब कॉमन नॉर्मल यहाँ आएगी तो ये पार्टिकल जो पहला वाला स्फीयर है और ये दूसरा वाला स्फीयर है,
ये इस कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में ही भागेंगे, क्योंकि शुरुआत में तो रेस्ट पे थे, तो जहाँ फोर्स लगेगी वहीं भागेंगे। ठीक, इस लाइन ऑफ मोशन को सबसे पहले कॉमन टेंजेंट लाइन को बना ले, कॉमन नॉर्मल पे ये भागने वाले हैं। सिमेट्री ये कहती है कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, इसने अगर v वेलोसिटी गेन की है तो इसने भी v वेलोसिटी ही गेन की है। अब दो डायरेक्शंस में मोशन हो रहा है, 2D में मोशन हो रहा है, तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी दो डायरेक्शंस में करना चाहिए। और से देखो, अगर वेलोसिटी v है तो x एक्सिस में वेलोसिटी v cos 30 होगी। 30 कैसे बोला? क्योंकि ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है। ऐसे कैसे बोला? सेंटर टू सेंटर ऐसे मिलाने पर, याद करो तो इस सवाल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 2r साइड का। जब 2r साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो उससे जो एंगल निकल के आएगा वो 60 होगा, और हम उसका आधा एंगल ले रहे हैं, तो ज्योमेट्री ये कहती है कि वो एंगल 30 है। ठीक है ना? तो डायरेक्टली दिखाई भी दे रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। इसी तरह से नीचे वाले का भी आगे की तरफ v cos 30 ही कॉम्पोनेंट होने वाला है। लिख लिया भाई? तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन को अप्लाई करिए और लिखिए कि शुरुआत में मोमेंटम जो था वो m इंटू यू था। फर्स्ट वाले का 0, सेकंड वाले का 0 और थर्ड वाले का सिर्फ mu था। बाद में थर्ड वाला जो है वो तो खैर रुक ही गया, और सेकंड वाले के लिए लिख सकते हैं m इंटू वी इंटू कॉस 30 और फिर m इंटू वी इंटू कॉस 30। ये x एक्सिस में मोमेंटम है, और y एक्सिस में mv sin 30 mv sin 30 कैंसिल आउट हो गए, वो 0 ही हो जाने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। m m m कैंसिल हो गए, तो u की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 2 टाइम्स v cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v √3 बचेगा u की वैल्यू। ठीक, ये आ गया तुम्हारा u और v का रिलेशन। अब ऑब्लिक कोलिजन के लिए बातें कर लेते हैं। ऑब्लिक कोलिजन कहता है कि v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू e। ये फॉर्मूला है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसी को किताबों में इस तरह लिखा होता है, माइनस e u2 माइनस u1, ऐसे। ठीक है? अब गौर से देखो, इसमें v1 v2 कौन है, u1 u2 कौन है, 1 और 2 कौन है, तो मैं किसी भी एक बॉल के लिए लिख सकता हूँ। मैं इसको फर्स्ट बॉल कंसीडर कर सकता हूँ और इसको सेकंड बॉल कंसीडर कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को भी। तो बेसिकली कोलिजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? आओ देखो, या ऐसा कह सकते हैं, हाँ फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल है ना, हाँ ठीक है, वही माना हुआ है। जो सेकंड बॉल है वो तो भाई v वेलोसिटी से भागने लग गई, और बाद में जो फर्स्ट बॉल है वो तो रुकी गई थी, माइनस e। u2 की चर्चा करो, सेकंड बॉल जो है वो शुरुआत में रेस्ट पे थी, और जो बॉल ये है ये तो u cos 30 से चल रही है। ठीक है? तो जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो v की वैल्यू निकल के आएगी e इंटू यू इंटू कॉस 30। ठीक, v की वैल्यू क्या है गौर से देखिए, यहाँ से निकालो v की वैल्यू। v की वैल्यू आएगी u/√3, और यहाँ v की वैल्यू क्या आ रही है, e इंटू यू इंटू √3/2। अब देखो, इक्वेट कर लो भाई, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, u/√3, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी e इंटू यू इंटू √3/2। ठीक है ना? सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। अब देखो क्या हुआ, u से u कैंसिल, और e की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 2/3, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है? दिमाग में इस बात को रखें, ख़त्म हो गया। तो ये ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक कोलिजन के कुछ और कंसेप्ट्स और सवाल अगली बार करेंगे, यहाँ पे इतने तो कर लो, फिर ऑब्लिक कोलिजन को डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। और एक फार्मूला जो अभी इसमें इस्तेमाल किया है ई की वैल्यू का, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये ऑब्लिक कोलिजन के लिए 2D में ऑब्लिक कोलिजन के लिए एक ये स्टेटमेंट होता है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है।
तो इस स्टेटमेंट के सवाल, इस स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, अभी तो एक सवाल में देखा है, पर शायद अगर याद होगा तो अच्छी तरह आ जाएगा, नहीं होगा तो अगली बार में इसको कराएंगे। तो इस टाइप के सवाल की चर्चा अगली बार करेंगे।